सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 8 की पूरक पाठ्य पुस्तक पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा लिखित भारत की खोज की इकाई 6 अंतिम दौर 1 भाग 3 का आदर्श वाचन करेंगे। आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। विवेकानंद के ही समकालीन थे रविन्द्रनाथ टैगोर, किंतु वे बाद की पीढ़ी के थे। टैगोर परिवार ने 19वीं शताब्दी के दौरान बंगाल के विभिन्न सुधारवादी आंदोलनों में आगे बढ़कर भाग लिया था। उस परिवार में आध्यात्मिक दृष्टि ऊंचे लोग थे, श्रेष्ठ लेखक और कलाकार थे, पर रविंद्रनाथ का स्थान इन सबसे ऊंचा था और वे पूरे भारत में क्रमशः उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कोई उनकी बराबरी नहीं कर सकता था। वे राजनीतिज्ञ नहीं थे, किंतु वे इतने संवेदनशील और भारतीय जनता की स्वाधीनता के प्रति इतने समर्पित थे कि जब भी कोई बात उनसे बर्दाश्त नहीं होती थी, वे बाहर निकलते थे और ब्रिटिश सरकार या अपने लोगों को चेतावनी देते थे। 20वीं सदी के पहले दशक में बंगाल में व्याप्त स्वदेशी आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और अमृतसर के हत्याकांड के समय उन्होंने सर का खिताब लौटा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उन्होंने जो रचनात्मक कार्य खामोशी से आरंभ किया था, उसने शांत निकेतन को भी भारतीय संस्कृति का प्रधान केंद्र बना दिया। भारतीय मानस पर उनका प्रभाव विशेषकर एक के बाद एक आने वाली नई पीढ़ियों पर बेहद रहा। वे भारत के सर्वोत्तम अंतर्राष्ट्रीयतावादी थे। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में विश्वास और उसके लिए काम करने के कारण वे भारत के संदेश को दूसरे देशों में ले जाते रहे और उनके संदेश अपने लोगों के लिए लाते रहे। फिर भी उनके पैर दृढ़तापूर्वक भारत की धरती पर जमे हुए थे और उनका मस्तिष्क उपनिषदों के ज्ञान से ओतप्रोत था। घोर व्यक्तिवादी होने के बावजूद वे रूसी क्रांति की महान उपलब्धियों के प्रशंसक थे, विशेषकर शिक्षा के प्रसार, संस्कृत, स्वास्थ्य और समानता की चेतना के। टैगोर ने भारत की उसी तरह बहुत अधिक सेवा की जैसे कि एक दूसरे स्तर पर गांधी ने की थी। अर्थात उन्होंने लोगों को एक सीमा तक इस बात के लिए बेबस किया कि वे अपने विचारों के संकीर्ण घेरे से बाहर निकलकर मानवता को प्रभावित करने वाले व्यापक प्रश्न पर ध्यान दें। टैगोर भारत के सबसे बड़े मानवतावादी थे। 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में टैगोर और गांधी निस्संदेह भारत के दो विशिष्ट और प्रभावशाली व्यक्तित्व थे। उनकी समानताओं और विषमताओं की तुलना से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। कोई दो व्यक्ति अपनी बनावट और मिजाज में एक दूसरे से इतने भिन्न नहीं हो सकते। टैगोर संभ्रांत कलाकार थे जो सर्वहारा के प्रति सहानुभूति के कारण लोकतंत्रवादी हो गए थे। गांधी जो विशेष रूप से जनता के आदमी थे, भारतीय किसान का साकार रूप थे और भारत की दूसरी प्राचीन परंपरा का प्रतिनिधित्व करते थे। यह परंपरा संन्यास और त्याग की परंपरा थी। टैगोर मूलतः विचारक थे और गांधी अनवरत कर्मठता के प्रतीक थे। दोनों की अपने अपने ढंग की विश्व दृष्टि थी और इसके साथ ही दोनों पूरी तरह भारतीय थे। वे दोनों भारत के अलग अलग पक्षों का प्रतिनिधित्व करते थे जो एक दूसरे के पूरक थे। अपनी आध्यात्मिक और राष्ट्रीय विरासत में हिंदू मध्य वर्ग की आस्था को बढ़ाने में श्रीमती एनी बेसेंट का जबरदस्त प्रभाव पड़ा। इन सब में एक आध्यात्मिक और धार्मिक तत्व था, लेकिन साथ ही उसके पीछे सुदृढ़ राजनीतिक पृष्ठभूमि भी थी। उदीयमान मध्य वर्ग का झुकाव राजनीतिक था
और वह किसी धर्म की तलाश में नहीं था। उसे पकड़ने के लिए सांस्कृतिक आधार चाहिए था, कुछ ऐसा जो उनमें आत्मविश्वास पैदा करता और उस नैराश्य और अपमान के बोध को कम करता जो उनके भीतर विदेशी जीत और शासन ने पैदा कर दिया था। हर देश में राष्ट्रीयता के विकास के साथ धर्म के अलावा यह तलाश अपने अतीत की ओर जाने की प्रवृत्ति होती है। भारत का अतीत अपनी संपूर्ण सांस्कृतिक विविधता और महानता के साथ सब भारतीयों की साझी विरासत है। हिंदुओं, मुसलमानों, ईसाइयों तथा अन्य लोगों की भी, और उन्हीं के पूर्वजों ने इसके निर्माण में सहयोग दिया। बाद में दूसरे मतों में धर्म परिवर्तन कर लेने के कारण वे इस विरासत से वंचित नहीं हो जाते। प्राचीन दर्शन और साहित्य, कला और इतिहास ने कुछ सांत्वना दी। राम मोहन राय, दयानंद, विवेकानंद और अन्य लोगों ने नए विचारधारात्मक आंदोलन चलाए। एक और उन्होंने अंग्रेजी साहित्य की समृद्ध साहित्य धारा से रसपान किया, वहीं दूसरी ओर उनका मानस भारत के प्राचीन मनीषियों और शूरवीरों के विचारों और कार्यों से और उन पुरागाथाओं और परंपराओं से भरा था जिन्हें उन्होंने अपने बचपन से आत्मसात किया था। इनमें से बहुत सी बातें मुसलमान जनता में भी समान रूप से प्रचलित थी। वे लोग परंपराओं से भली भांति परिचित थे, लेकिन धीरे धीरे विशेष रूप से उच्च वर्ग के मुसलमानों के द्वारा यह महसूस किया जाने लगा कि उनके लिए इन अर्ध धार्मिक परंपराओं से जुड़ना बहुत मुनासिब नहीं होगा। इन परंपराओं को बढ़ावा देना इस्लाम की भावना के विरुद्ध होगा। उन्होंने अपनी कौमी बुनियाद दूसरी जगह तलाश की। कुछ हद तक उन्होंने उसे भारत के अफगान और मुगल युग में पाया, लेकिन उससे खाली जगह पूरी तरह नहीं भर पाई। गदर के बाद भारत के मुसलमान इस असमंजस में थे कि वे किस ओर मुड़ें। ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर हिंदुओं की तुलना में उनका दमन कहीं अधिक किया, और इस दमन का प्रभाव विशेष रूप से उन मुसलमानों पर पड़ा जिनसे नया मध्य वर्ग या बुजुर्गा वर्ग पैदा होता है। सन 1870 के बाद उनके प्रति ब्रिटिश नीति में धीरे धीरे परिवर्तन हुआ और वह उनके अधिक अनुकूल हो गई। इस परिवर्तन का विशेष कारण ब्रिटिश सरकार की संतुलन की नीति थी। फिर भी इस प्रक्रिया में सर सैयद अहमद खां की महत्वपूर्ण भूमिका रही। उन्हें इस बात का भरोसा था कि वे ब्रिटिश सत्ता से सहयोग करके ही मुसलमानों को ऊपर उठा सकते हैं। वे इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि ये लोग अंग्रेजी शिक्षा को स्वीकार कर लें। उन्होंने यूरोपीय सभ्यता को जिस रूप में देखा था उसका उन पर गहरा प्रभाव था। वास्तव में यूरोप से लिखे उनके कुछ पत्रों से जाहिर होता है कि वे इतने चकाचौंध थे कि उनका संतुलन डगमगा सा गया। आज की वीडियो में बस इतना। इसका अगला भाग हम लोग अगली वीडियो में जानेंगे। धन्यवाद।